हाय दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी बनी है यार। मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर करे हैं जो भी इस चैप्टर में आपको इस साल पढ़ना है। जो आपके पेपर हैं 21 तारीख को, उससे रिलेटेड मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर करे हैं। इक्वेशन को देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंस है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पर क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें कराई है। तो एंजॉय करो इस वीडियो को, पूरी देखना, आपको पूरा ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ठीक है, बाय बाय। हाय दोस्तों, एक बार फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। आई होप वन शॉट सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। एक और वन शॉट सीरीज के साथ आ गए। सारे टॉपिक कवर होंगे जो इस साल आने वाले हैं टॉपिक्स, वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक मैथ्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बच्चों, आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हो। तो ऐसा क्या है इस चैप्टर में कि हमको इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है ना। तो इसमें यार हम पेयर्स की बात करेंगे, है ना। पेयर, पेयर माने जोड़े, कपल्स, है ना। यानी कि हम जोड़ों की बात करेंगे मतलब इस बार अपने पास दो इक्वेशंस होंगी। पिछली बार अगर आप 9th में याद करो तो अपने पास एक इक्वेशन हुआ करती थी और उसके हम सॉल्यूशंस निकाले करते थे। एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ करती थी। जैसे मान लिया मैंने 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, है ना। तो हम क्या करते थे, y को जैसे हमने यहीं रख दिया, 3x को यहां ले गए। हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू रखते थे। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, है ना। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो मेरे पे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारी आ रही है 12। यानी कि 1 रखने पे y की वैल्यू 12। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 रखूंगा तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। तो यार इस तरीके से हम क्या निकालते थे, सॉल्यूशंस निकालते थे। मतलब ये जो 1,12 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यार ये सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन बच्चों एक्स वाई की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन पे रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक इक्वेशन मैंने यही ले ली दोबारा, और मैं बोल रहा हूं क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो आप क्या करोगे बच्चों, एलएचएस में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को रख के देखोगे। ये पहली वाली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाली वाई होती है। इसको इसमें रख के देखो, 3 + 12 आंसर क्या आ रहा है, 15। यानी कि जो एलएचएस का आंसर आ रहा है वो आरएचएस के बराबर आ रहा है। तो वो एक्स वाई की वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर एलएचएस आरएचएस हमारे क्या आ जाए, इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं यार सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के कितने होते हैं, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से तो रखी, तो हम x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू इनफाइनाइट। मतलब आपको याद रखना है बच्चों कि जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होते हैं ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होते हैं किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के, वो हमारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी इक्वेशन के। पर यार इस चैप्टर में ना अपने को पेयर पढ़ने हैं। मतलब ये तो एक इक्वेशन है ना, अपने को कितने दिखने वाले हैं, दो इक्वेशंस दिखने वाली है इस चैप्टर में। यानी कि इस चैप्टर में कितनी इक्वेशन दिखेंगी, दो। तो उसी को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और इस चैप्टर में पूरा यही है, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्स वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर एलएचएस और आरएचएस का आंसर जो है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं यार, आगे हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। यार जनरल फॉर्म का मतलब है कि यार जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है जनरली कैसे दिखते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे इंसान जनरली कैसे दिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 आंख होते हैं, 2 कान होता है, एक नाक, एक मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, यही तो होते हैं जनरली, इंसान ऐसे ही तो दिखते हैं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर कैसे दिखते हैं जनरली, तो वो ऐसे दिखते हैं, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y
C2 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को पकड़ के रखना, आगे तक की चर्चा हम थोड़ी सी इसी के ऊपर करेंगे। यहाँ पे A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, ऐसे ही A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। और ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब जो है हमारे ऑल रियल नंबर्स है ना, नंबर्स है हमारे, मतलब कह सकते हैं नंबर्स है, ठीक है। तो ये हमारी जनरली दिखती है इक्वेशन। अब अगर आपको याद हो, जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफ पे बनाया करते थे ना, हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, है ना। यानी कि जो इक्वेशन होती है ना, इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, अपने पास कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस है, मतलब लाइनें भी कितनी होंगी, 2। अगर यार 2 लाइनें हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है यार, या तो वो 2 लाइन आपस में एक दूसरे को काट सकती है, या तो यार वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या तो वो एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। यार यही तो सिचुएशन होगी, है ना, एक दूसरे के क्या हो सकती है, ऊपर हो सकती है। मतलब या तो काट सकते, इन 2 लाइन को क्या कहते हैं, जो एक दूसरे को काटते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे के आमने सामने होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। और जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझनी है कि जो एक दूसरे को काट रही है इंटरसेक्टिंग, आमने सामने, पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ में आ गया, मान लो यही चीज ग्राफ में बनी हुई है, यही चीज किस में बनी हुई है, ग्राफ में बनी हुई है, यार तुम तो आराम से पहचान के बता दोगे, यार ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। पर यही अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, जैसे मैंने सपोज करो एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 और 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 90। अब मैं बोल रहा हूं बताओ ये कौन सी लाइन है, दो इक्वेशन यानी कि 2 लाइन। अब ये एक दूसरे को काट भी सकती है, या तो पैरेलल भी हो सकती है, या तो एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है। अब आप बताओ ये कौन सी लाइन है। तो सर कैसे बताएं, क्या हम इसके सॉल्यूशंस निकालें, इसको ग्राफ पे बनाएं दोनों को, और फिर बताएं कि ये इंटरसेक्टिंग है कि क्या है। नहीं, आपको एक चीज याद रखनी है, कैसे आप पहचानोगे इक्वेशंस को देखते ही कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम सीखते हैं कि कैसे 2 इक्वेशन को हम देख के बता सकते हैं यार कि वो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट है। समझ में आई, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक चीज आपको ये बता देता हूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। अरे यार बताएंगे, रुको जरा सबर करो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इसको एक बार समझ लो तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उसको समझने में, ठीक है। तो एक बार कंसिस्टेंट समझ लो, क्या कह रहा हूं। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, द पेयर ऑफ लाइन, द पेयर ऑफ लाइन, द पेयर ऑफ लाइन्स हैविंग वन और मोर कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन उसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट। कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। पर मान लो मैंने एक इक्वेशन, एक लाइन ये बनाई, ठीक है। इस लाइन पे प्रेजेंट हर पॉइंट जो होता है ना बच्चों, वो इसका सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। अब मान लो मैंने एक दूसरी लाइन बनाई जो इसको काट रही है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, पर अगर आप इस पॉइंट को देखोगे यार, इस वाले को, ये इसका भी सॉल्यूशन है और ये इसका भी सॉल्यूशन है। तो वो कॉमन पॉइंट जो दोनों का सॉल्यूशन हो, उसको हम क्या कहेंगे, उन लाइनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है। मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना यार। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। अब कंसिस्टेंट समझ गए किसे कहते हैं। क्यों कह रहा हूं इनको कंसिस्टेंट, क्योंकि इन दोनों के पास एक कॉमन सॉल्यूशन है, इसलिए मैं इनको कंसिस्टेंट कह रहा हूं कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन का भी है और ये वाला इस लाइन का भी है। समझ में आई।
अब इनकंसिस्टेंट किसे कहेंगे यार? जिसके पास कॉमन सॉल्यूशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल जिसके वही सेम, विच डज नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे यार? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यार पैरेलल लाइन बना दी, क्या इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन है? नहीं है यार। इसका सॉल्यूशन वो इसका है, इसका जो है वो इसका है, दोनों में कोई सॉल्यूशन है कॉमन? तो आपको याद रखना, अगर मैं आप इनका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों हमारे कोइंसिडेंट लाइन, है ना। ये दोनों लाइन जो है ना वो कंसिस्टेंट होते हैं। कोइंसिडेंट भी समझ गए होगे यार, ये देखो ना, एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, तो जो इसका सॉल्यूशन वही इसका सॉल्यूशन, तो ये दोनों हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। और जो हमारा पैरेलल लाइन होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? इनकंसिस्टेंट होता है। इतनी बात समझ आई, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। अब चलते हैं आगे, ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद आपको मैं बताता हूं, अब जो मैं बोल रहा था कि आप इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हो कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो यार हमारी इक्वेशन कैसे दिखती है, एक बार फिर से बताओ। a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0, है ना यार। ऐसे दिखता है। आपको क्या करना है बच्चों? रेशियोज चेक करना है, आपको फाइंड करना है a1 बाय a2, आपको फाइंड करना है b1 बाय b2, आपको फाइंड करना है c1 बाय c2। आपको रेशियोज चेक करने हैं और रेशियोज को ऑब्जर्व करके बताना है कि वो कौन सी लाइन है। फॉर एग्जाम्पल आपने a1 बाय a2 निकाला, b1 बाय b2 निकाला, और यार आपका आंसर ना मैच नहीं कर रहा, मतलब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आया, तो यार इस केस में ना ये हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी क्या होती है यार? कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है। और इनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं अगर आपको पता हो, इसका कितना सॉल्यूशन था? इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन थे? एक ही तो कॉमन सॉल्यूशन था, तो यार उस एक को ना मैथ में बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन के पास कितने होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सुन के डर मत जाना, वन सॉल्यूशन होता है ना, वन, एक सॉल्यूशन होता है बस, ठीक है। तो ये बात सुन के यार डर मत जाना, आपको कुछ नहीं करना। a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो वो लाइन हमारी क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी कंसिस्टेंट होती है। और कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। खत्म। इसके बाद अगर मान लो आपने a1 बाय a2 निकाला, बराबर आ गया b1 बाय b2, पर नहीं इक्वल आया c1 बाय c2 के, मतलब ये दोनों इक्वल पर ये इक्वल नहीं आया, तो यार ये लाइन हमारी पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन आप देख चुके हो, पैरेलल लाइन हमारी क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। अब इनकंसिस्टेंट है तो कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या यार? नहीं। तो इसका आंसर भी क्या है? नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तीसरा, मान लो आपने a1 बाय a2 निकाला, बराबर आ गया b1 बाय b2 के, बराबर आ गया c1 बाय c2 के, मतलब तीनों के आंसर क्या आ गए? सेम सेम आ गए। तो इस केस में हम बोलेंगे यार ये दोनों क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन हमारी क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। और सॉल्यूशन यार कितने हो सकते हैं बता सकते हो? सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये देखो ना, मैंने क्या बोला, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यार, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, 1000 करोड़ों पॉइंट होंगे इस पे इनफाइनाइट, और ये सारे दोनों के सॉल्यूशन होंगे। तो इंटरसेक्ट, ये कोइंसिडेंट लाइन में हमारे कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है यार। इतने, इस बोर्ड की लिखी हर बात आपके दिमाग में बिल्कुल लॉग इन हो जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसको याद करना है कि नॉट इक्वल तो कौन सी लाइन, दो इक्वल एक नॉट इक्वल तो कौन सी, तीनों इक्वल तो कौन सी, कंसिस्टेंट कौन होती है, कौन इनकंसिस्टेंट होती हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, किसके नहीं होते, किसके इनफाइनाइट होते हैं, ये बात अच्छे से याद रखनी है। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने बोला सर कि इन दोनों में ना इंटरसेक्टिंग लाइन में
इसका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो इसको फाइंड कैसे करें, इस चैप्टर में ना आपने को यही सीखना है। ये जो पूरा चैप्टर है वो इस लाइन के ऊपर है बच्चों, कि इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काटती है। तो काटती है तो उसका एक कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट को कैसे फाइंड करें, उसी के अपने को मेथड सीखने होते हैं, जो हमारे कौन कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये 3 मेथड अपने को सीखने हैं कि कैसे हम उस एक्स और वाई, है ना, एक्स वाई होंगे ना यार, इसके ये कोई पॉइंट जो होगा वो एक्स वाई होगा, तो इस एक्स और वाई को कैसे फाइंड करें, अब अपने को ये सीखना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपका डिलीटेड है, आपको सब्सटीट्यूशन सीखना है और एलिमिनेशन सीखना है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम 2 मेथड सीखते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, इसको नोट कर लो। मेथड देखने से पहले यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने अब तक सीखा है, कि कैसे पहचाने इक्वेशंस को देख के कि वो पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कैसे लिखे ये देख लेते हैं। तो यार कैसे करते हैं यार, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, क्या चेक करना है आपको, रेशो A1/A2 चेक करना है, B1/B2 चेक करना है, C1/C2 चेक करना है। यानी कि इसको चेक करके आ रहा है 5/7, इसको लिखने पे क्या आ रहा है -4/6, इसको लिखने पे क्या आ रहा है 8/-9, है ना। तो आप साफ देख पा रहे हो कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अब नहीं है तो कौन सी लाइन है यार, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी क्या होती है यार, कंसिस्टेंट होती है ना। और इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, या फिर कह लो 1 सॉल्यूशन होता है। तो यार हमने रेशो देख के इसका सारे जन्म पत्री इसकी निकाल के रख देते हैं हम। इसके बाद इसको देखते हैं, A1/A2 निकालो। A1/A2 क्या है 9/18, यानी कि 1/2। B1/B2 निकालो, क्या है 3/6, यानी कि 1/2। C1/C2 निकालो, क्या है 12/24, यानी कि 1/2। क्या A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, बराबर आ रहा है C1/C2 के। तीनों इक्वेशन, तीनों रेशो सेम है, यानी कौन सी लाइन है यार, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है यार हमारी, कंसिस्टेंट होती है। और कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन होते हैं, एक के ऊपर एक ही चढ़े होते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। आया समझ में, कैसे रेशो चेक कर लो, अपने आप जज कर लोगे कौन सी लाइन है। उसके बाद इसको देखते हैं A1/, अच्छा आपको एक चीज ये याद रखनी है बच्चों, जब मैंने आपको जनरल फॉर्म सिखाई थी तो C1 C2 ना हमारे LHS की तरफ थे, मतलब उल्टे हाथ की तरफ थे, इक्वल टू के इस तरफ नहीं थे। एक बार चेक करना, नोट्स बना रहे हो ना साथ के साथ, चेक करना C1/C2 मैंने इस तरफ लिख रखे हैं। तो आपको भी यार क्या करना है, C1/C2 को ना इस तरफ करना है, वरना साइन की वजह से क्या पता आप गलती कर दो। इस वजह से मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले इसको इधर लेके आओ, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, और ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस। अब इसके A1/A2 लिखो, है ना। A1/A2 क्या है 6/2, यानी कि 3/1। B1/B2 क्या है यार इसके -3 -1, यानी वही 3/1। और C1/C2 क्या है यार इसका -10/9। तो आप देख पा रहे हो A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। यानी कौन सी लाइन है यार, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन हमारी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। और इसके सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, है ना। नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता ना, ये देखो कॉमन सॉल्यूशन है एक भी नहीं। ये एक भी सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है यार कि इसका एक भी सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों का कॉमन एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। इस लाइन का अपना एक सॉल्यूशन होगा, इस लाइन का अपना एक सॉल्यूशन होगा, पर इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है नो सॉल्यूशन का मतलब। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं ये लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। यूनिक मतलब दोनों का एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं। ठीक है यार, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। देखते हैं मेथड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। 3 मेथड होते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन आपके सिलेबस में है यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे।
तो सब्सटीट्यूशन से चालू करते हैं। सब्सटीट्यूशन क्या है, क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है? सब्सटीट्यूशन का मतलब ये आपको दिख रहा है, सब्सटीट्यूट करनी है, मतलब एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया। तो मैंने मान लो मैंने यहां से एक वैल्यू निकाली, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल्स टू 8, ये y माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने ये किससे निकाली है, मान लो ये थर्ड इक्वेशन है, ये मैंने यहाँ सेकंड इक्वेशन से निकाली है। तो जिससे हम निकालते हैं उसके दूसरे वाले में रखते हैं, मतलब फर्स्ट से निकाली तो सेकंड से निकाली तो किस में रखूंगा, फर्स्ट में। अगर मैं ये फर्स्ट से निकाली होती तो किस में रखता, सेकंड में। इतना लॉजिक तो आपको क्लियर होगा। सेकंड से निकाली किस में रखेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट से निकाली होती तो किस में रखेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, पुट x इज इक्वल्स टू 8 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, मतलब जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रख दूंगा, 8 प्लस वाई, यानी कि x की जगह क्या रख दूंगा, 8 प्लस वाई, प्लस वाई यहाँ ऑलरेडी हैगा 12। 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8, 2y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई, 4/2, यानी कि। अच्छा बच्चों आगे देखो, एक्चुअली लाइट चली गई थी इस वजह से। चलो आगे क्या है, ये y की वैल्यू आ गई, ये x में रख दो, है ना। यानी कि जो y की वैल्यू आई है उसे रख दो। आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की, है ना। y की वैल्यू जो आई वो मैंने इस इक्वेशन में रख दी। आपको लिखना होता है, जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको कैसे लिखना है इसको, ऐसे कि पुट x y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, यानी कि क्या आ गई, 10। तो बहुत सिंपल है यार, सब्सटीट्यूशन क्या है, एक से निकालो दूसरे में रख दो। यहां से एक की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर वो पता चल गई, दूसरे में रख दो, दूसरे में पता चल जाएगी। सिंपल है। आपको ये याद रखना है बच्चों, ये जो हम सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन करते हैं, हम किस लाइन के लिए करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन होते ही नहीं है, तो एक्स वाई की वैल्यू कहाँ निकलेगी, है ना। और कोइंसिडेंट के लिए हमारी क्या निकलती है, इनफाइनाइट वैल्यूज निकलती है, तो वो भी हमारी क्या होती है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। अपनी तरफ से एक रख देते हैं और दूसरी वैल्यू अपने को मिल जाती है, ठीक है। आए सब्सटीट्यूशन समझ में, सब्सटीट्यूशन आ गया। एक हम एलिमिनेशन समझते हैं, पर इस मेथड को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं, उसे जरूर से नोट करना। तो पहले इसको नोट कर लो। आ जाओ यार, एलिमिनेशन मेथड समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड यार थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। क्या है एलिमिनेशन मेथड में यार, ये कुछ पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, याद नहीं करने यार, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्या है, वी एलिमिनेट वेरिएबल एज पर आवर चॉइस, यानी कि जिस वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं पहले मैं उसको चुनता हूं। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं चाहता हूं कि मैं इस x को एलिमिनेट करूं, इस 2x सेम सेम दिख रहा है ना यार, इसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, यानी कि इन दोनों को हटाना चाहता हूं। मतलब ये दोनों मुझे ना दिखे, सिर्फ y y वाले दिखे, ये x ना दिखे। सबसे पहले हम ये चूज करते हैं। दूसरा, इफ प्रीफर्ड टर्म कोफिशिएंट इज नॉट सेम वी मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर। क्या, अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है, देखो अगर आप यहाँ पे x को देखो तो इनके तो कोफिशिएंट सेम है, दो दो। पर अगर मान लो मैंने चुना होता है यार मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, अब उसके बाद मैं देखूंगा क्या दोनों के साथ सेम नंबर है, बोला नहीं यार सेम नंबर तो नहीं है। तो यार हम इसको सेम बनाते हैं। देखो यहाँ पे बने बनाए हैं तो नहीं बनाने की जरूरत, सीधा एलिमिनेट करेंगे। पर अगर हम जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उनका कोफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में सेम नंबर नहीं है, तो हम इसको सेम बनाते हैं। कैसे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में, यानी कि मतलब यहाँ 3 की कमी है ना, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। ये क्या हो जाएगा, 6x, ये क्या हो जाएगा 3y, और ये क्या हो जाएगा 21। देखो अगर आप देख पाओ तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जिस टर्म को मैं एलिमिनेट कराना चाहता हूं उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो एलिमिनेट होंगे। अगला पॉइंट, कोफिशिएंट सेम हो गए, सब कर लिया, टर्म चुन लिया, कोफिशिएंट सेम कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको चेक करना है क्या दोनों के साइन सेम है या दोनों के साइन अपोजिट है। फिर चेक करना है जिस टर्म को मैं एलिमिनेट कराना चाहता हूं उन दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एलिमिनेट कराना चाहता हूं, मैं देख पा रहा हूं इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है, यानी कि साइन डिफरेंट है। पर अगर यहां पे देखूं
ये दोनों सेम सेम है, मैं इनको एलिमिनेट कराना चाहता हूँ। दोनों सेम है और दोनों के साइन भी क्या है, सेम। इसमें दोनों के साइन डिफरेंट, इसमें दोनों के साइन सेम। तो इसी चीज को आपको पकड़ना है। अगर साइन सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर आपके इक्वेशन के साइन, जो टर्म आपने चुने हैं उनके साइन डिफरेंट है, तो आपको उस इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, साइन डिफरेंट तो ऐड। इस चीज को आपको याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स है, सब्सटीट्यूशन मेथड है। मेथड है तो यार समझना पड़ेगा क्या मेथड है। तो ये कुछ पॉइंट आपको फॉलो करना है, इसका नोट कर लो। फिर हम कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखते हैं यार एक एलिमिनेशन क्वेश्चन का सवाल। क्या करेंगे, एलिमिनेशन वही पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। मैं इसको दोनों तरीके से कराऊंगा। पहले डिफरेंट साइन वाले के मेथड से, एक बार फिर सेम साइन, दोनों समझना कैसे हम इसको करते हैं। देखो पहले मैं यार डिफरेंट समझाता हूँ, डिफरेंट वाले थोड़े आसान होता है। ठीक है, मान लो डिफरेंट साइन किसका है, देखो इनका। मान लो मैं y को एलिमिनेट कराना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या करूंगा, चुन लिया y को एलिमिनेट कराना चाहता हूँ। पहला पॉइंट था, पहले चूज करो। दूसरा, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, सेम है नहीं, तो पहले सेम करो। किसका नहीं है, इसका नहीं है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, टू से, पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x 2y इज इक्वल्स टू 6, है ना। और ये इक्वेशन हमारी थी। ठीक है, ये तो ऐसे की ऐसी लिख दी। इसको टू से, अब देखो सेम हो गए। अब मैंने बताया था अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखो ऐड करने पे हमारा क्या आएगा, देखो ऐड करूंगा, ये अपोजिट साइन है, ये तो कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 5x। और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, आएगा 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10/5, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, y की, है ना। जैसे मैंने इसमें रख दी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 था, तो y x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी 2, तो y की वैल्यू अपनी क्या आ गई भाई, क्या आ गई 1। आया समझ में। तो ये मैंने क्या, किसको क्या करा था, एलिमिनेट अपोजिट साइन वालों को। पर अगर क्या हो, अगर मैं सेम साइन वालों को करता, तो क्या सेम आंसर आता, हाँ। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपकी x या y की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये नहीं कि मेथड अलग तो आंसर अलग, ऐसा नहीं है, सेम आएगा। इसको नोट करो। फिर यार हम ना दूसरे मेथड, दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो मैंने x को करना होता तो क्या करते। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, अगर मान लो मेरे को यार x को करना होता, x को, अगर मेरे को x को करना होता है यार, अब मैंने चुन लिया, सबसे पहले चुनना है x को करना। अब कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो यार मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इस बार, 3 से, है ना। 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो ऐसे का ऐसे। फिर मैंने क्या बताया था, अब साइन दोनों के क्या सेम है, तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में बच्चों को दिक्कत की होती है यार, साइन बदलने होते हैं, आपको पता है ना, माइनस करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। तो ये चीज प्लस का, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे प्लस, तो ये इसके आगे माइनस लिखूंगा। ये माइनस क्या है तो इसके आगे प्लस लिखूंगा, और ये प्लस क्या है तो इसके आगे माइनस। तो यार ये चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होता, आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदलने हैं, इनके साइन बदलने हैं। तो साइन बदल गए, तो ये अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये, अब देखो इसकी साइन ना ये नहीं रहा, इसके साइन ये हो गया, है ना। तो प्लस प्लस क्या होता है 5y, और 4 जाएगा 9 में से कितना बचेगा 5, y की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना। y 1 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x की, है ना। y की वैल्यू 1 रख दो। तो अगर आप देख रहे हो तो हमारा वही आंसर आ रहा है जो हमारा पिछले क्वेश्चन से आया था, x की 2 y की 1। तो समझ आ गया होगा, मैंने दोनों तरीके बता दिए, अपोजिट साइन से सॉल्व कर लो चाहे सेम साइन से सॉल्व कर लो। इसमें आपको अगर दिक्कत लगी हो तो खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, कुछ भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन में साइन बदलने होते हैं, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, बस। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम की तरह, कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से भी हम सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन से करा दूंगा, एक दो को एलिमिनेशन से करा दूंगा, हो जाएगा काम। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसकी दो स्टेटमेंट दे रखी होती है तो दो इक्वेशन बनेंगी। जैसे आप ये देखो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप जाते हो किसी दुकान पे,
मान लो आप गए किसी किराना स्टोर पे, आपने ली डेयरी मिल्क, ठीक है, आपने 6 डेयरी मिल्क ली 10 रुपए वाली, ठीक है, और मान लो आपने ले लिए टेढ़े मेढ़े, 8 टेढ़े मेढ़े ले लिए 5 रुपए के, ठीक है, तो ये कितने हो गए 60, कितने हो गए 40, कितने रुपए आप उसको दे दोगे, 100 रुपए दे दोगे। तो यार यहाँ पे ये चीज देखनी है आपको, इस जगह पे इसकी कॉस्ट पता है कि 6 डेयरी मिल्क 10 रुपए की है, ऐसे ही 8 कुरकुरे 5 रुपए के, पर ये चीज आपको यहाँ पे नहीं पता। आपको ये पता है कि मैंने टोटल रुपए कितने दिए उसको, उसको टोटल रुपए कितने दिए 50, पर पेन कितने का था, पेंसिल कितने की, ये मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को मैंने x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। अब क्या कह रहा है सुनो, ये देखो 6 डेयरी मिल्क 10 रुपए की, तो आपने मल्टीप्लाई करा ना, वैसे ही 5 पेंसिल कितने रुपए की, x रुपए की, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 पेन कितने रुपए के, y रुपए के, और टोटल रुपए कितने दिए आपने उसे 50। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यानी कि 7 पेंसिल x रुपए की और 5 पेंसिल y रुपए की, कितने रुपए दिए आपने उसको 46। ये आपकी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। तो साफ साफ आपकी कितनी बन रही है, 2 इक्वेशन बन रही है। इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन। आपसे यही पूछें कि कॉस्ट बताओ, तो कॉस्ट एक्स वाई है, आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे यार, इसको वही करेंगे, किसी मान लो मैं वाई को सेम बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो क्यों करा है, क्या हो जाएगा 25x 35y इज इक्वल्स टू 250। इसकी इससे करोगे क्या आएगा 49x, इसकी इससे करोगे आएगा कितने 35y इज इक्वल्स टू 7 की इससे करोगे 322 माइनस माइनस माइनस। सुनो आपका क्या वाई वाई सेम हो गया है ना, तो ये कट जाएंगे, कट जाएंगे, इसको माइनस करोगे आएगा 24x, वो भी माइनस का, क्योंकि इसका साइन बदल जाता है बच्चों, है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस करूंगा माइनस का 72, एक्स एक्स कट, माइनस से माइनस कट गया, क्या आई एक्स की वैल्यू 72 अपॉन में 24, यानी कि क्या वैल्यू आ गई 3। अब x3 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, y की पता चल जाएगी, है ना। तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, जैसे मैंने मान लो, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7y इज इक्वल्स टू 50, ये हो जाएगा 15, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, यानी कि 35, y की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड होने पे 5, है ना। यानी कि यहां से मुझे पता चल गई कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी जो कि x थी वो 3 रुपए थी, और जो कॉस्ट ऑफ पेन थी जो कि y थी वो क्या है 5 रुपए। आया समझ में बच्चों। तो आपको इसको इस हिसाब से करना है, कितनी चीज खरीदी कितने रुपए के हिसाब से, प्लस दूसरी चीज दे रखी है, क्योंकि 2 वेरिएबल आएंगे ना, 2 आइटम्स दे रखी होगी आपको, और स्टेटमेंट भी कितनी दे रखी होगी 2, एक ये और देखो एक दूसरी, जब भी तो यार पेयर बनेगा, 2 इक्वेशन की पेयर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी सॉल्व तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों 2 डिजिट का नंबर होता कैसा है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोला 57 एक 2 डिजिट का नंबर है। यार इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, है ना। 2 डिजिट का नंबर को एक्सपेंड करके इस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे, ये जो ये वाला नंबर होता है ये वंस प्लेस का नंबर होता है, और ये वाला कौन सा होता है बच्चों टेंस प्लेस का नंबर, यानी कि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वंस वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 63, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यार, 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, है ना, आपका आंसर क्या आएगा 63। वही सेम किया, वंस वाले को ऐसे का ऐसे लिख दिया, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिजिट के नंबर में अपने पास 2 चीज होती है, एक वंस प्लेस का डिजिट, एक टेंस प्लेस का डिजिट। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मान लिया लेट वंस प्लेस के डिजिट को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, है ना, वंस प्लेस डिजिट को मैंने मान लिया x। तो टेंस प्लेस का डिजिट को क्या मानूंगा यार y, टेंस प्लेस डिजिट को क्या मान लिया y,
अब मुझे पता है एक नंबर कैसे बनता है, नंबर बनता है कि टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वंस वाले को ऐसे का ऐसे लिखो, इसी तो कहते हैं। अब आपसे कह रहा है ठीक है 2 डिजिट का नंबर है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या कह रहा है, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। यार ऑर्डर से रिवर्स करने का मतलब क्या है, 63 है ना, 36 कर दो, मतलब ऑर्डर रिवर्स कर दो। अच्छा ऑर्डर रिवर्स करने पे एक चीज नोटिस करना, इसको मैं लिखता हूँ, इसको कैसे लिखूंगा, 3 × 10 + 6, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो वंस प्लेस पे लिखा हुआ था वो यहां आ गया, और जो टेंस पे लिखा हुआ था वो यहां आ गया। तो कुछ नहीं हुआ, रिवर्सिंग द ऑर्डर में क्या होता है, जो एक्स होता है वो वाई बन जाता है, और जो वाई होता है वो एक्स बन जाता है, सिंपल। यानी कि जो हम रिवर्स करेंगे ना, रिवर्सिंग द नंबर, जब हम नंबर को बच्चों रिवर्स करेंगे यानी कि इंटरचेंज करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, एक्स जो है वो वाई की जगह आ जाएगा और वाई जो है वो एक्स की जगह आ जाएगा, बस। अब आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट के नंबर का सम किसके साथ, उसके रिवर्स करने के बाद, मतलब उसको नंबर को रिवर्स करने के बाद दोनों को जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है, 165। यानी कि 10y + x को और 10x + y को दोनों को जोड़ने पे 165 आ रहा है। ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 10x ये क्या हो जाएगा 11x, और ये कितना हो जाएगा 11y = 165। यानी कि 11 की टेबल से कट रहे हैं, ये एक बार पे और ये 15 बार पे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 3, यानी कि तो डिजिट्स के बीच का नंबर है ना वो अपना क्या है 3 है। जैसे ये देखो 36 या 63, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, डिफरेंस कितने का है 3 का, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x में से y को माइनस कर लो तो 3 आ रहा है, या 3 y में से x को माइनस कर लो तो 3 आ रहा है। तो यार मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना, मैं इसके साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद बताता हूँ मैं आपको, इसे नोट कर लो। ठीक है यार, अब देखो x + y = 15, x - y = 3। जब अपोजिट साइड दिखते हैं तो क्या करते हैं यार, ऐड करते हैं, ये कट गया, 2x = 18, x की वैल्यू 18/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9। x 9 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, y की, है ना। पुट x = 9 इन इक्वेशन, मान लो मैंने फर्स्ट में रख दी, x + y हमारा 15 है, x की वैल्यू 9 है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना यार, y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो x पता चल गया, y पता चल गया, तो नंबर पता चल जाएगा, है ना। नंबर क्या आएगा 10y + x, यानी कि 10 × y की वैल्यू 6 + 9, यानी कि 60 + 9, आंसर क्या आ गया 69। यानी कि क्वेश्चन समझो दोबारा, इस नंबर को जब रिवर्स करा तो मतलब 69 को जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 96, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 165। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये कह रही थी, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो 69, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 9 में से 6 को माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा 3 आएगा ना। तो ये दो स्टेटमेंट से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। कहने का मतलब यार ये था, है ना, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बिकम 1। यार पहले फ्रैक्शन तो समझो, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यार फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का होता है, मतलब जो चीज ऐसे P/Q के फॉर्म में लिखा होता है ना यार, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जिसमें जो ऊपर वाला है इसको न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये बात सबको पता होगी, है ना। जैसे 3/5, है ना, तो ये ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है। यानी कि यही चीज, मतलब मेरे को न्यूमरेटर पता चल जाए, डिनोमिनेटर पता चल जाए, तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा ना यार। तो मेरे को मेन काम क्या करना है, मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता लगाने, तभी तो फ्रैक्शन पता चलेगा। तो मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से, देखो मेरे को दोनों ही नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं लेट
न्यूमरेटर को मैंने क्या मान लिया बच्चों, न्यूमरेटर को मैंने मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया y। ठीक है, अब यार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं देखो न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, इतनी बात तो पता है सबको। कह रहा है अगर मैं न्यूमरेटर में एक जोड़ दूं, ठीक है भाई, और सब्ट्रैक्ट कर दूं वन फ्रॉम, और डिनोमिनेटर में से एक घटा दूं, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, वन बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले यार, x+1 इजिकल्स टू, ये इधर चले जाएगा, और यहां से अगर मैं एक इक्वेशन रिड्यूस करूंगा क्या आएगा, x माइनस वाई इजिकल्स टू -2, है ना। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक चीज ये कह रहा है, दूसरी चीज क्या कह रहा है यार, ये देखो, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब देखो न्यूमिनेटर ऐसे का ऐसे रखा, डिनोमिनेटर में अगर मैं सिर्फ 1 जोड़ रहा हूं ना, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1/2 बन रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई यार। देखो कह रहा फ्रैक्शन, कह रहा इट ऑल्सो बिकम 1/2, मतलब फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है अगर मैं सिर्फ 1 ऐड कर रहा हूं ओनली इन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ रहा हूं, न्यूमरेटर में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो इसको इससे करेंगे, आएगा 2x, ये चीज इधर चली जाएगी, यहां से 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी क्या बन गई बच्चों, सेकेंड इक्वेशन। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स वाई पता चल जाएंगे, एक्स वाई पता चल गए यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गए, तो फ्रैक्शन पता चल गया, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। समझ आई, तो इसको सॉल्व कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। साइन सेम होता है तो यार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना यार, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, है ना, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं ना। ठीक है, अच्छा ये तो कट गया, 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का x, इसको सब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3। किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, y की वैल्यू पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें रख, है ना, अगर मैं इसमें रखूं x की वैल्यू इसमें रखता हूं, यानी कि पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 दे रखा है, यानी कि 3 माइनस वाई -2 माइनस का वाई इज इक्वल्स टू -2, ये इधर जाके माइनस का वाई -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। x पता चल गया, y पता चल गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गए, तो यार फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि 3/5 इसका क्या है आंसर। ठीक है, समझ आया किस तरीके से करते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे, जो छेड़छाड़ बोली जा रही है वो कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। 2 मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे नोट कर लो। चौथा क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी तो लड़की है, सोनू क्या है, लड़का लड़की, लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है ना। सोनू तारक मेहता में लड़की है, वैसे लड़के भी होते हैं सोनू। चलो देखते हैं क्या है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू के एज की 3 गुना थी। 10 साल, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। तो बताओ दोनों कितने कितने साल के हैं। तो मैं मान लेता हूं इन दोनों की प्रेजेंट एज को, मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज को यार मैंने x मान लिया, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को यार मैंने मान लिया y। ठीक है, अब जो जो बोला जा रहा है उस हिसाब से चलते जाओ। कह रहा 5 years एगो, तो पहले तो 5 साल पहले जाओ ना, 5 years एगो जाओ, आज से चलते हैं 5 साल पहले। तो एज ऑफ नूरी क्या होगी यार बताओ, आज से 5 साल पहले, यार खुद बताओ। मान लो आज आप 16 साल के हो, तो आज से 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 11 साल के। कैसे बताए, 5 माइनस कर दो ना यार, समझे। तो यही तो करना है, अगर ये आज x साल का है तो आज से 5 साल बाद कितना होगा, x-5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अब ये थोड़ी ना कि इसी की कम होगी, इसकी भी तो कम होगी। तो एज ऑफ सोनू क्या होगी बच्चों, y-5 होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, इस स्टेटमेंट के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनू की एज
नूरी की एज, सॉरी नूरी की एज सोनू की एज की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो यहां से एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15, ये इधर जाके प्लस का x माइनस 3y माइनस का 10। तो एक इक्वेशन यार अपनी ये बन गई। एक क्या कह रहा है, एक दूसरी यहां से बना लेते हैं, कह रहा है आज से 10 साल बाद, और 10 साल बाद चलते हैं फ्यूचर में, आ जाओ। अच्छा एज ऑफ नूरी क्या होगी, एज ऑफ नूरी क्या होगी आज से 10 साल बाद, क्या x प्लस 10 होगी, है ना यार। मान लो आज 12 साल का कोई बंदा है, आज से 10 साल बाद कितने का होगा, 22 साल का हो जाएगा, 10 जोड़ना पड़ेगा ना। तो आज x साल का, तो आज से 10 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 10। ऐसे एज ऑफ सोनू क्या होगा, y प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नूरी की एज सोनू की एज की कितना गुना हो जाएगी बच्चों, दुगनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, है ना। यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। यानी कि यहां से इक्वेशन बना लो, ये रह जाके माइनस का x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो बच्चों आप देख पा रहे हो आपकी दो इक्वेशन बन गई, इसे नोट करो, फिर हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई पता चल जाएंगे, यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज पता चल जाएंगे। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लो। अच्छा बच्चों, तो हमारी दो इक्वेशन बनी है यार, दो इक्वेशन क्या क्या बनी है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस का 10, है ना। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख लो, यही दो इक्वेशन बनी है। तो इसको सॉल्व करें तो क्या करें यार, दोनों साइन सेम है तो माइनस कर देते हैं, माइनस में साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, ठीक है। ये कट गए, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 3y में से 2y जाएगा तो y बचेगा, 3 बड़ा है तो माइनस का y, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये जुड़ जाएंगे और दोनों ही माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 20 आ गई। किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, x की पता चल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन, मान लो मैंने फर्स्ट में डाल दी पहली वाली में, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 60, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 50, है ना। तो यहाँ से हम समझ गए यार कि नूरी जो है वो 50 साल की है और सोनू जो है वो कितने की है, 20 से, ठीक है। तो इसे यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं ना यार, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इक्वेशन को कैसे देख के हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक सेकंड पार्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ इसी चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए, ठीक है। तब तक पढ़ाई करो, 21 तारीख को पेपर आ गया है, ठीक है, दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।